all of you. Everyone please confirm बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? Everyone please confirm in the chat box बेटा, am I audible, am I visible clearly to all of you? Good evening रोहन बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। रोहन बेटा एक बार प्लीज कंफर्म करना ऑडियो वीडियो क्लियर है। Am I audible, am I visible clearly to all of you? Everyone please confirm in the chat box, am I audible, am I visible clearly to all of you? All clear, very good. How are you all बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? How are you all? How are you all? बाकी लोग कहाँ रह गए? What about others? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चलो तब तक उसको रिवाइज करते हैं, बाकी लोग भी तब तक ज्वाइन कर लेंगे। एहसान आ गए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। तो रोड पे ग्रेडियंट वाली जब सिचुएशन थी, जब रोड के सारे पॉइंट सेम लेवल पे नहीं थे, सेम एलिवेशन पे नहीं थे, ड्यू टू द टेरेन कंडीशन, ड्यू टू द साइड कंडीशन, तो आपने बोला कि सर वहाँ पे इट मे बी पॉसिबल कि हमें ग्रेडियंट फेस करना पड़े। इट मे बी द अपवर्ड ग्रेडियंट और द राइजिंग ग्रेडियंट, या फिर ये फॉलिंग या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो सकता है। तो ग्रेडियंट के केस में आपने देखा कि सर एक काम करते हैं, सबसे पहले कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द रूलिंग ग्रेडियंट। अब रूलिंग ग्रेडियंट में आपने बोला कि सर ये सबसे कंफर्टेबल ग्रेडियंट है, ये डिज़ाइन ग्रेडियंट है। एज ए डिज़ाइनर हम इसी ग्रेडियंट को डिज़ाइन करना चाहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है एज पर IRC दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर। जो भी आप रोड पे कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उससे डबल का ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो दैट ग्रेडियंट वी कैन कंसीडर एज द रूलिंग ग्रेडियंट। उसको हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट कंसीडर कर सकते हैं। फिर आपने बात करी लिमिटिंग ग्रेडियंट की। सबसे पहले तो आपने समझ लिया था ग्रेडियंट होता क्या है। तो इट इज़ द राइज और फॉल पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग परसेंटेज में कर सकते हैं, 1/n के फॉर्म में कर सकते हैं, 1:n के फॉर्म में कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस थीटा, टेन थीटा, इन सभी पॉसिबल वेज थे किसी भी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करने के। फिर आपने बातचीत की थी लिमिटिंग ग्रेडियंट की। तो आपने बोला सर देखिए, चाहते तो ये हैं कि हम किसी भी रोड पे जब ग्रेडियंट प्रोवाइड करें या डिज़ाइन करें, तो ऑलवेज वी वांट टू डिज़ाइन द रूलिंग ग्रेडियंट। बट कभी अगर कॉस्ट अचीव, रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ग्रेडियंट एज कंपेयर टू द रूलिंग ग्रेडियंट, हम रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीप ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको आपने बोला था लिमिटिंग ग्रेडियंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या था कि कॉस्ट को आप जरूर कंपेयर कर लीजिए। देयर शुड बी द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कॉस्ट टू अचीव द रूलिंग ग्रेडियंट एंड टू अचीव द लिमिटिंग ग्रेडियंट। फिर आपने बोला सर तीसरा ग्रेडियंट जो है वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है। जनरली इस तरीके का ग्रेडियंट हम अवॉइड करना चाहते हैं, बट अगर साइड कंडीशंस बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही हैं, तो उस केस में फिर हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी भी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की जो लेंथ होगी वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के एंड के बाद दोबारा से किसी भी तरीके का कोई ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, फ्लैट रीजन होना चाहिए। इसके बाद आपने की थी बात मिनिमम ग्रेडियंट की। तो मिनिमम ग्रेडियंट सर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाटर के ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए जो ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है, उसको आपने बोला था मिनिमम ग्रेडियंट। अगर हमारे साइड ड्रेन CC ड्रेन है तो 1/500, अर्थन ड्रेन है तो 1/200। दीज आर द मिनिमम वैल्यूज रिकमेंडेड, दीज आर द ग्रेडियंट वैल्यूज
recommended by the IRC based on the ड्रेनेज सीसी का है या अर्थन है, उसके बेसिस पे ये वैल्यूज आपको रिकमेंड की गई थी। फिर आपने बात करी थी ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट टेबल की फॉर प्लेन एंड रूलिंग टेरेन, फॉर mountainous and hilly terrain if the RL is greater than 3000 meter, for mountainous and steep terrain if the RL is less than 3000 meter. तो for the different conditions IRC has recommended the maximum value of the gradient, कि जब कभी भी कोई भी ग्रेडियंट आप डिज़ाइन करिए, प्रोवाइड करिए, तो उस केस में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो डिज़ाइन ग्रेडियंट है या प्रोवाइडेड ग्रेडियंट है कभी भी इन मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पहला टॉपिक आपने पढ़ा था, दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रेडियंट इन द केस ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। दूसरा टॉपिक बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा ग्रेड कंपनसेशन। तो जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन थी जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व भी है और ग्रेडियंट भी है, जिसका एग्जांपल आपने देखा था इन द केस ऑफ हिली एरिया। हिली एरिया के कंडीशन पे केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका एलिवेशन भी इंक्रीज हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और साथ साथ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल कर्व भी आपने प्रोवाइड किया है। तो उस केस में व्हीकल को थोड़ा सा कंफर्ट, ड्राइवर को कंफर्ट, ट्रैफिक को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए आईआरसी ने आपको ऑप्शन दिया ग्रेड कंपनसेशन का, कि जो भी ग्रेड आप डिज़ाइन करना है, जो भी ग्रेड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ग्रेड को थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से भी व्हीकल की पावर में कुछ लॉसेस हो रहे हैं, और ग्रेडियंट की वजह से भी व्हीकल की पावर में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो इन लॉसेस को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू को रिड्यूस कर दीजिए। इन जनरल कंडीशन ऑलवेज वी वांट टू प्रोवाइड और डिज़ाइन द रूलिंग ग्रेडियंट। हम हमेशा नॉर्मल कंडीशन में एक रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हैं या एक रूलिंग ग्रेडियंट डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन के लिए आपने पूछा आईआरसी से साहब कितना डिक्रीज कर दें, तो उन्होंने बोला ग्रेड कंपनसेशन जो होगा वो होगा 30 प्लस आर बाई आर इन परसेंटेज, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। मतलब ये दो वैल्यू जो निकल के आई 30 प्लस आर बाई आर और 75 बाई आर, इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करिए, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज। सो व्हाट विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। जब आपको ग्रेड कंपनसेशन पता चल गया तो फाइनल हमारा कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा, तो जो भी आपका डिज़ाइन ग्रेडियंट था, जैसे रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन विल बी द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। इस सिचुएशन पे जहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व और ग्रेडियंट दोनों ही साथ में हैं, तो कोड ने बोला कि 4% भी अगर आपका ग्रेडियंट है, आप ये ग्रेड कंपनसेशन कब प्रोवाइड करेंगे। गेट पॉइंट ये है कि ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत कब है, जब आपका डिज़ाइन ग्रेडियंट या रूलिंग ग्रेडियंट 4% से ज़्यादा है। अगर आपका डिज़ाइन ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट 4% या उससे कम है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ ग्रेड कंपनसेशन इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द डिज़ाइन ग्रेडियंट इज हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 4%। क्लियर है। तो हर तरीके से उस स्टेटमेंट को कैसे कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये जो 4% वाली क्राइटेरिया था, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, और आई होप यहाँ तक कि सभी बातें सभी मेरे लाल को क्लियर हैं। तो अगर सभी लोग क्लास में आ चुके हैं तो सभी लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे क्लियर है, फिर आगे बातचीत करते हैं। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो और बाहर का खाना पीना अवॉइड करो, क्योंकि अगर 1-2 दिन के लिए भी बीमार हुए तो वो आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी खाने पीने का, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है, मेरे को हो गई है। बोलिए भाई। तो रोहन ने लिख दिया है क्लियर है, रोहन ने कंफर्म कर दिया क्लियर है।
विवेक ने भी कर दिया है, एहसान भी बोल रहे हैं क्लियर है। एनी अदर स्टूडेंट? और कोई है क्लास में बेटा? सभी लोग सभी लोग सभी लोग, एवरीवन एवरीवन। अल्फा डिग्री में रखना है, रेडियन में, तभी तो चेंज किया था पृथ्वीराज 180 अपॉन पाई। वी हैव यूज्ड अल्फा इन डिग्री, वट एवर वैल्यू वी वर गेटिंग, पृथ्वीराज उसी को चेंज करने के लिए तो 180 अपॉन पाई किया था हम लोगों ने। दैट वाज द कन्वर्जन फैक्टर ओनली। 180 अपॉन पाई क्या था? आपका कन्वर्जन फैक्टर था। ठीक है, तो फाइनली वी हैव यूज द अल्फा इन डिग्री। फाइनल वैल्यू जो आप अल्फा और नहीं कहना चाहिए, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू की जो फाइनल वैल्यू आपने यूज की थी वो डिग्री में यूज की थी। चलें फिर आगे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। बोलो भाई, आगे बातचीत की जाए। कैन वी मूव फर्दर? आगे बातचीत स्टार्ट की जाए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है तो अब सर PYQ में SSD के फॉर्मूले में V को डायरेक्टली kmph में ही सब्स्टिट्यूट किया गया है। कन्वर्ट करने में आंसर गई, कन्वर्ट करने पर आंसर गई, कोई आंसर नहीं जाएगी। कैसे आंसर भाई? सिंपल सी बात है, आप किस PYQ की बात कर रहे हो? किस PYQ की बात कर रहे हो? तो वहां पर 0.23 समथिंग एक फैक्टर होगा, देखा आपने? क्या ये फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या रोहन PYQ में? SSD विल बी इक्वल टू 0.277 V इंटू TR प्लस 0.277 V स्क्वायर अपॉन 2GF। इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, अरे कैसे गलत हो जाएगा अभी बता रहा हूँ देखो। इस फॉर्मूले में समझ लो गलत कैसे हो जाए, कैसी बातें कर रहा है यार। ये फॉर्मूला यूज किया गया है क्या? हाँ किया गया है। इस फॉर्मूले में वी रखा गया होगा इन kmph। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने क्लास में इसका फॉर्मेट देखा, v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF, और अपने यहाँ पे फॉर्मूले में v जो है वो मीटर पर सेकंड में है। यही बात है ना? अब दिक्कत ये हो रही है कि तुम इस फॉर्मूले में जब kmph में वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अरे भैया, किसी भी स्पीड को kmph से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर आप यूज करते हैं वो होता 5/18। समझ रहे हो? और जब 5/18 को सॉल्व करोगे तो कुछ और नहीं आएगा, ये 0.277 आएगा। देखो ये 5/18 की वैल्यू आएगी 0.277, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर लिख दिया गया है। तो जो आप स्पीड को कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कन्वर्जन फैक्टर है, डायरेक्टली पुट कर दीजिए। तो बात तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी स्पीड फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो वो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में ही आ रही है। तभी तो दोनों फॉर्मूले से जो SSD आप कैलकुलेट करेंगे, दैट SSD यू विल गेट इन मीटर। रोहन क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कन्वर्ट किया गया, वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी गई है। पॉइंट क्लियर है? मान लो V दे रखा गया है 90 kmph, तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे, 90 इंटू 5/18 कितना आएगा? 25। ये आ रहा है, यहाँ पर लिख दो 90, तो 0.277 इंटू 90, 24.93। और कोई डाउट? और कोई क्वेरी? एनी अदर डाउट? एनी अदर क्वेरी टू एनीवन?
चलें फिर बातचीत स्टार्ट करें। चलिए तो आज बातचीत करते हैं। आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वही वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड का, जहां पर आज जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सबमिट कर्व और क्रस्ट कर्व, इसे आप बोल सकते हैं, या फिर वैली कर्व और सैग कर्व। ठीक है, तो कर्व की बातचीत आज करने वाले हैं और इनका डिजाइन एस्पेक्ट देखेंगे, आईआरसी की क्या गाइडलाइन है, किस तरीके से आप इन कर्व को डिजाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द डिजाइन क्राइटेरिया। तो वी विल सी द इंटायर कंसेप्ट, एक एक करके सभी कंसेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, सबमिट कर्व और वैली कर्व के बारे में। और ये हमारे जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर इज द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, और जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड का ये लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास से जो डिस्कशन आपका स्टार्ट होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर दैट विल बी द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बातचीत आज ही हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक, दैट इज द सबमिट कर्व और वैली कर्व। तो ये ग्रेडियंट हम लोगों ने निपटा दिए, दिस पार्ट इज ओवर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्टिकल कर्व। कल मैंने आपको बताया था कि कर्व क्यों डिजाइन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, दिस इज द प्लस n1% एंड दिस इज द माइनस n2%, ध्यान से समझना। ये कोई एक अपवर्ड या फिर पॉजिटिव या फिर राइजिंग, इसको तीन नाम दे सकते हैं आप। इसको आप बोल सकते हैं अपवर्ड, इसी को आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, या इसी को आप बोल सकते हैं राइजिंग ग्रेडियंट। अगर ये कनेक्ट हो रहा है किससे, एक डाउनवर्ड नेगेटिव या फिर फॉलिंग ग्रेडियंट से, तो उस केस में आपने देखा था कि जब व्हीकल मूव करेगा और पर्टिकुलरली व्हीकल की लोकेशन यहाँ कहीं होगी, मोर प्रिसाइजली जब हमारा व्हीकल यहाँ पर होगा तो उसके मूवमेंट पे डिस्कम्फर्ट हो रहा था। यस और नो, ऐसी सिचुएशन पे व्हीकल को ये जो पॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर व्हीकल को के मूवमेंट में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। इस डिस्कम्फर्ट को खत्म करने के लिए हम रोड का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से नहीं करेंगे। हम जब रोड प्रोवाइड करेंगे इस सिचुएशन में, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रोड समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन कर देंगे ताकि व्हीकल अब हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस ग्रेडियंट को ओवरकम करते हुए बहुत प्यार से, आसानी से, कंफर्ट कंडीशन से मूव कर पाए। तो ऐसे कर्व को हम लोग बोल रहे थे दिस इज नोन एज द सबमिट, और इसी को बेटा आप बोल सकते हैं सबमिट और क्रस्ट कर्व। अब जरा इस सबमिट और क्रस्ट कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। जहां पर ये दोनों ग्रेडियंट कनेक्ट हो रहे हैं, जहां पर ये दोनों ग्रेडियंट कनेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पीवीआई। पीवीआई का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। पीवीआई स्टैंड्स फॉर द पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। ठीक है, ये जहां पर भी ये दोनों दोनों ग्रेडियंट मीट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। चलिए अब जरा देखो, ये जो ऑब्वियसली ये ग्रेडियंट और इन दोनों ग्रेडियंट के बीच में जो डेविएशन आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज गोइंग टू बी द डेविएशन एंगल, और सबमिट कर्व के केस में ये डेविएशन एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस डेविएशन एंगल इन द केस ऑफ सबमिट और क्रस्ट कर्व। सो इट इज गोइंग टू बी द algebraic difference of gradients। इसको निकालने के लिए आप जो भी ग्रेडियंट है उनका अलजेब्रिक डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के लिए इस केस में मैं इन दोनों ग्रेडियंट का अलजेब्रिक डिफरेंस लेता हूँ, तो प्लस n1% माइनस n2%। सो दिस n कैपिटल N इज गोइंग टू बी द n1% प्लस n2%, yes or no? So this is going to be the deviation angle।
इस तरीके से आपने डेविएशन एंगल, एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट, प्लस n1 था माइनस n2 था, इन दोनों ग्रेडियंट का हम लोगों ने एल्जेब्रिक डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अब यहां से एक सवाल ये बनता है कि ऐसे कौन कौन से हालात हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर इस सबमिट कर्व का, क्रस्ट कर्व का फॉर्मेशन होगा, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर वैली कर्व या सैक कर्व का फॉर्मेशन होगा। इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। लास्ट ईयर अभी जो रिसेंट आपका गेट 2023 हुआ, इसमें भी ये सवाल पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल आया था बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट, और पहले भी ऐसे सवाल आ चुके हैं। तो नाउ वी विल सी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व। पहले सबमिट कर्व की पूरी बातचीत हम लोग करेंगे, देन वी विल गो फॉर द वैली कर्व और सैक कर्व। फाइनली इस कर्व को हमें डिजाइन भी करना है एज पर द आईआरसी स्पेसिफिकेशन, तो डिजाइन पार्ट भी करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ ये जितनी भी चीजें इस स्लाइड में हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली हैं। तो हेडिंग देंगे सबमिट कर्व, और सबमिट कर्व के बाद जस्ट नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस स्लाइड, देन वी विल गो फर्दर। एवरीवन प्लीज नोट डाउन।
नोट कर लिया सभी ने बेटा? डन। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द सबमिट कर्व। सबमिट कर्व की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बातचीत कर लेते हैं। जरा देखो, जैसा मैंने बताया कि फॉर्मेशन, तो मैं तुमसे ही पूछता हूं, एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आप सभी से, आप बताइएगा, अगर अगर जैसा अभी हम लोगों ने एक चीज तो देख लिया कि अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट कनेक्ट करता है एक निगेटिव ग्रेडियंट के साथ, तो वहां पर जो कर्व हमें देखने को मिला वो था सबमिट कर्व। यस और नो? जब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट कर रहा है एक निगेटिव ग्रेडियंट के साथ, when a positive gradient is going to connect with the negative gradient, there will be the formation of the summit curve. Yes or no? There will be the formation of the summit curve. ठीक है, अगला डिस्कशन देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक निगेटिव ग्रेडियंट कनेक्ट करता है दूसरे निगेटिव ग्रेडियंट के साथ, तो किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? या फिर अगर मैं पूछूं एक पॉजिटिव ग्रेडियंट जो है वो कनेक्ट करता है दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ, तो किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट कनेक्ट करता है नो ग्रेडियंट के साथ या फिर जीरो ग्रेडियंट के साथ, तो उस केस में किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? क्या बता पाएंगे आप मुझे? When a positive gradient is going to connect with another positive gradient, when a negative gradient is going to connect with the another negative gradient, and when the positive gradient is going to connect with the no gradient line, zero gradient, in that case किस तरीके के वर्टिकल कर्व का फॉर्मेशन होगा? तो एक एक करके स्टार्ट करिए। तो पहला केस तो हम लोगों ने देख लिया है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर द केस नंबर, और इसमें से इंपॉर्टेंट जो है समझने वाली बातचीत जो है वो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 है। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए केस नंबर 2 में या कंडीशन नंबर 2 में और कंडीशन नंबर 3 में किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? किस तरीके के कर्व का फॉर्मेशन होगा? दो में क्रस्ट, 3 में सबमिट। अरे क्रस्ट और सबमिट एक ही कर्व होता है पृथ्वीराज। सबमिट कर्व का ही नाम होता है क्रस्ट कर्व। सबमिट कर्व का ही नाम होता है क्रस्ट कर्व। तो क्रस्ट कर्व बोल दो या सबमिट कर्व बोल दो, ऐसे ही सैक कर्व बोल दीजिए या फिर वैली कर्व बोल दीजिए। देखो ना, अभी तो लिखा था, अभी तो आपने नोट भी किया होगा, सबमिट और क्रस्ट कर्व, सबमिट और क्रस्ट कर्व। विवेक कह रहे हैं सर सेकंड में सबमिट बनेगा और थर्ड में वैली बनेगा। अच्छा, सैक बनेगा सेकंड, सॉरी सर सैक। अच्छा, सेकंड में सैक बनेगा। पृथ्वीराज बोल रहे हैं सेकंड में सैक बनेगा। देखो क्या आंसर आ रहा है। विवेक का कहना है सेकंड में सबमिट कर्व बनेगा और थर्ड में सैक बनेगा, और पृथ्वीराज का कहना है सेकंड में सैक कर्व बनेगा और थर्ड में सबमिट कर्व बनेगा। मतलब कहने का क्या है कि दोनों लोग के आंसर अपोजिट आ रहे हैं। दोनों लोगों के आंसर अपोजिट आ रहे हैं। किसका आंसर सही है भाई? पृथ्वीराज का आंसर सही है या एहसान का आंसर सही है? विवेक का आंसर सही है। एहसान का भी आंसर आ गया कि सेकंड वाला सबमिट होगा, थर्ड वाला वैली होगा। मतलब एहसान विवेक के साथ हैं।
बेटा सबके आंसर सही हैं, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। ये जो आपने आंसर दिए हैं सभी के आंसर सही हैं। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर आपको बताई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये कमेंट कर ही नहीं सकते हैं कि समिट कर्व का फॉर्मेशन होगा या वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा, स्पेशली कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड में, स्पेशली सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में, स्पेशली सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में। क्यों? देखिए इतनी इंफॉर्मेशन से आप बता ही नहीं सकते हैं कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द समिट कर्व और द वैली कर्व और द सैक कर्व। कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तब हम कमेंट कर सकते हो। तो रेफरेंस के लिए चलो, जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम टेकिंग द कंडीशन नंबर 2। रेफरेंस के लिए कंडीशन नंबर 2 यहां पर हम लोग ले लेते हैं। मैंने क्या बोला? एक निगेटिव ग्रेडियंट जो कि है -n1% इज गोइंग टू कनेक्ट विद द अनदर निगेटिव ग्रेडियंट। देखो दोनों ही ग्रेडियंट क्या यहां पर निगेटिव हैं? दोनों ही ग्रेडियंट क्या यहां पर निगेटिव हैं? और यहां पर अगर आपको कर्व प्रोवाइड करना होगा तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द समिट कर्व। इस तरीके से हम लोग समिट कर्व प्रोवाइड करेंगे। एक और सेम कंडीशन देखिए, रेफर द डायग्राम। देखो ये -n1% और ये है -n2%। क्या दूसरे डायग्राम में भी दोनों ही ग्रेडियंट जो हैं वो निगेटिव हैं? बट यहां पर जब आप कर्व प्रोवाइड करेंगे तो इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द वैली और सैक कर्व। तो यहां पर वैली और सैक कर्व का फॉर्मेशन होगा, यहां पर वैली और सैक कर्व का फॉर्मेशन होगा। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वैली और सैक कर्व। अब जरा आप जब इन बातों को और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले वाले डायग्राम में n2 जो स्लोप है ग्रेडियंट है वो ज्यादा है n1 से, और दूसरे वाले में क्या है? n1 इज ग्रेटर देन n2। यस और नो? तो केवल पॉजिटिव और निगेटिव से काम नहीं चलेगा। केवल पॉजिटिव और निगेटिव, अगर दोनों ग्रेडियंट पॉजिटिव है, अगर दोनों ग्रेडियंट निगेटिव हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कमेंट कर पाना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वहां पर समिट कर्व का फॉर्मेशन होगा या वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द समिट कर्व और द वैली कर्व। क्लियर हुई ये बात सभी को बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इन दोनों ग्रेडियंट में स्टीप ग्रेडियंट कौन सा है। जैसे पहले एग्जांपल में अगर दो निगेटिव ग्रेडियंट कनेक्ट कर रहे हैं और n2 इज ग्रेटर देन n1 है, उस केस में दूसरा ग्रेडियंट स्टीपर देन है पहले ग्रेडियंट से, उस केस में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द समिट कर्व और क्रस्ट कर्व। यस और नो? अगर दोनों ही निगेटिव ग्रेडियंट कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन पहला ग्रेडियंट स्टीपर देन दूसरा ग्रेडियंट है, उस केस में वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा सैक कर्व का। तो ये अगर प्लस माइनस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्लस माइनस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फोर्थ वाला केस देखिए, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट प्लस n1% इज गोइंग टू कनेक्ट विद द नो ग्रेडियंट, n plus n1% is going to connect with the no gradient. Undoubtedly you can say there will be the formation of the summit curve. बिना किसी प्रॉब्लम के आप, बिना किसी कंफ्यूजन के आप बोल सकते हैं देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द समिट कर्व। यस और नो? समिट कर्व का फॉर्मेशन हो जाएगा सर यहां पे। लेकिन जरा थर्ड कंडीशन देखिए, व्हेन अ पॉजिटिव ग्रेडियंट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। डायग्राम से समझा दूं तो देखो भाई,
दिस इज गोइंग टू बी योर प्लस N1%, दिस इज गोइंग टू बी योर प्लस N2%। दूसरा डायग्राम देखो, कैसे बनेगा। तो दीज आर द टू डायग्राम। दोनों ही केस में, दोनों ही ग्रेडियंट पॉजिटिव हैं। यस और नो, वैलिडेट ऑल द इंफॉर्मेशन। बट इस सिचुएशन पे आपको सैग कर्व का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और इस सिचुएशन में आपको सबमिट कर्व का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यस और नो। बट यहां पर अगर मैं पूरी डिटेल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं N2 ग्रेडियंट जो है वो ग्रेटर देन N1 है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं N1 ग्रेडियंट जो है, N1 ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन N2 ग्रेडियंट। N1 ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन N2 ग्रेडियंट। यस और नो। तो नाउ आई थिंक आपको ये बात क्लियर है कि कब कब किस किस केस में सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा, किस केस में वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा। यस और नो। सभी जगह ये एंगल होगा डेविएशन एंगल N। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द PVI, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द PVI, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द PVI, दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। सभी को ये बात समझ में आ गई, यस और नो। सभी को ये बात समझ में आ गई, यस और नो। बोलो बेटा, सभी को ये बात समझ में आ गई है रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व और द वैली कर्व। तो आप लोग के जो आंसर थे वो सही थे। अब किसी ने ये सिचुएशन एज्यूम करी, किसी ने ये एज्यूम कर ली। तो अगर दोनों पॉजिटिव ग्रेडियंट हैं जो कि कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर अगर दोनों ही निगेटिव ग्रेडियंट हैं, तो उस केस में सबमिट कर्व का भी फॉर्मेशन हो सकता है और सैग और वैली कर्व का भी फॉर्मेशन हो सकता है। नोट कर लिया सभी ने? ये नोट कर लिया डिस्कशन? चलो नोट करो, और खुद से कोशिश करिए, खुद से ही आप ये बनाएं।
ठीक है बेटा, तो नाउ वी कैन सी, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं और सबमिट कर्व की या फिर क्रस्ट कर्व की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। तो आओ एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट था रिलेटेड, ये डेविएशन एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ सबमिट और क्रस्ट कर्व। तो दैट वी हैव डिस्कस, इट इज गोइंग टू बी द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट। दोनों ही ग्रेडियंट, अगर सबमिट कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू है, आप उन ग्रेडियंट की वैल्यूज का अगर आप अलजेब्रिक डिफरेंस ले लेंगे, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द डेविएशन एंगल। ये अलग अलग केसेस थे, कब 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 फॉर्मेशन होगा सबमिट कर्व का। अगर एक नो ग्रेडियंट लाइन, जैसे ये देख पा रहे, इफ द नो ग्रेडियंट लाइन is going to connect with the negative gradient, then also there will be the formation of the summit curve। तो देखो यहां पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको यहां पर रिमेंबर नहीं रखना है। जैसी भी कंडीशन दी जाएगी, स्लोप तो बताएंगे ना कि विच ग्रेडियंट इज स्टीप, विच ग्रेडियंट इज माइल्ड, वैल्यू तो प्रोवाइडेड होगी ना, उसके बेसिस पे हम इजीली कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके का कर्व बनेगा। तो नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग हेयर। कंसेप्ट क्या था, कैसे पता चलेगा फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व होगा या फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व होगा, दैट वी हैव डिस्कस, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की अगर बात करें, जरा समझना बेटा, सभी फीचर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो नाउ वी विल सी ऑल द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इफ द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व, जब जब भी सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा, जब जब भी सबमिट कर्व का फॉर्मेशन होगा, तो आप देख पाएंगे पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन हर केस में लाई करेगा अबव द कर्व। इन ऑल द केसेस, in all the conditions of the summit curve, the point of vertical intersection will lie above the curve। point of vertical intersection जो होगा वो above the curve lie करेगा। देख पा रहे हैं बात सभी लोग? बोलिए, देख पा रहे हैं बात सभी लोग? yes or no? The point of vertical intersection will lie above the curve। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, सबमिट कर्व का जो शेप आप देख पा रहे हैं, इट इज द कॉन्वेक्स अपवर्ड शेप एंड कॉनकेव डाउनवर्ड शेप। अगर शेप की बात करें तो सबमिट कर्व जो होगा दैट विल बी द कॉन्वेक्स अपवर्ड इन शेप एंड कॉनकेव डाउनवर्ड इन शेप। यस और नो? अगला डिस्कशन, सेकेंड डिग्री पैराबोला। सेकेंड डिग्री पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द सबमिट कर्व ड्यू टू द बेस्ट राइडिंग क्वालिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन एंड द यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। ये पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि अगर डेविएशन एंगल की वैल्यू कम होगी तो लगभग लगभग किसी भी शेप की आप बात करिए, सभी शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो सेम होगी, बट फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल। बट एनालिटिकली अगर आपको कमेंट करना हो तो जो स्क्वायर पैराबोला होगा, जिसको आप सेकेंड डिग्री पैराबोला बोल रहे हैं, वो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास टू प्रोवाइड एज द सबमिट कर्व। प्रेफरेबल शेप है। क्यों प्रेफरेबल है आपको पता है? क्योंकि सर हम उसी शेप को प्रेफर करेंगे जिसके कैलकुलेशंस हमारे लिए इजी हो, जिसको फील्ड पे लोकेट करना, जिसका सेटिंग आउट वर्क हमारे लिए इजी हो, ऐसी ही शेप को हम लोग प्रेफर करने वाले हैं। बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज द आइडियल शेप, देखो प्रिफर्ड शेप अलग बात है और आइडियल शेप अलग बात है। तो अभी हम लोगों ने बात की है प्रिफर्ड शेप की, लेकिन अगर आइडियल शेप ऑफ सबमिट कर्व की बात करेंगे तो वो होती है सर्कुलर। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है क्या? लिखा होगा, आइडियल शेप ऑफ द सबमिट कर्व इज सर्कुलर। फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं, प्रिफर्ड शेप है क्योंकि कैलकुलेशंस इजी हैं, लेआउट करना इजी है, राइडिंग कंफर्ट क्वालिटी जो है सब कुछ बढ़िया है, इसलिए आपने बोला स्क्वायर पैराबोला इज द प्रिफर्ड शेप ऑफ द सबमिट कर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आइडियल शेप ऑफ सबमिट कर्व की आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल शेप ऑफ द सबमिट कर्व, तो जो आइडियल शेप होगी दैट विल बी द सर्कुलर।
क्यों होगी, बस अभी 2 मिनट में आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर लिख दिया है, बट मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबमिट कर्व की जो डिजाइनिंग होती है उसका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो साइट डिस्टेंस क्राइटेरिया होता है। भाई कोई भी कर्व, जैसे आपने अभी रिसेंटली अगर डिजाइन की बात करें तो ट्रांजिशन कर्व डिजाइन किया था, याद है? तो ट्रांजिशन कर्व के डिजाइन के आपके मेन 3 क्राइटेरिया या 3 कंडीशंस आपने ली थी। पहला था बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। दूसरा कंडीशन आपने लिया था बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया। और तीसरा जो सेफ्टी और कंफर्ट का क्राइटेरिया लिया था एज पर द आईआरसी। तो उन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे वी हैव डिजाइंड आवर ट्रांजिशन कर्व। तो उसी तरीके से जब आप सबमिट कर्व को डिजाइन कर रहे हैं तो सबमिट कर्व को डिजाइन करते समय आपका मेन क्राइटेरिया क्या है ये समझने की जरूरत है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो ये बोल रहा है कि सबमिट कर्व को जब कभी भी हम डिजाइन करेंगे तो केवल एक क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे और वो है साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। ऐसा क्यों है अभी डिस्कस करता हूं। चलिए, अभी ये इसी से रिलेटेड पॉइंट लिखा हुआ है, तो अब मैं यहां पर सारी बातों को एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट यू विल हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। चलो, तो ये आपका रोड था और अचानक से आपने एक सबमिट कर्व प्रोवाइड किया समथिंग लाइक दिस, और ये रोड है। यहां पर ये जो मैंने सबमिट कर्व प्रोवाइड किया है वो सर्कुलर शेप है। दूसरा केस देखते हैं, ये एक आपने स्क्वायर पैराबोला शेप प्रोवाइड किया, तो दिस इज द स्क्वायर पैराबोला शेप, दिस इज द स्क्वायर पैराबोला शेप एंड बोथ आर द सबमिट कर्व। दोनों ही केस देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये सर्कुलर कर्व है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कांस्टेंट होगी और फिक्स होगी। मानते हो कि नहीं? क्योंकि ये सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर शेप सर्कुलर कर्व की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए रेडियस विल रिमेन सेम, रेडियस सेम ही रहने वाली है, रेडियस सेम ही रहने वाली है, यस और नो? क्योंकि ये पैराबोलिक शेप है तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो रेडियस होगी वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी, वेरिएबल होगी। द रेडियस ऑफ द पैराबोला विल वेरी, बट ऐसा नहीं होगा इन द केस ऑफ सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप में ऐसा नहीं होगा, यस और नो? ऐसा नहीं होगा इन द केस ऑफ सर्कुलर शेप। मानते हैं या नहीं मानते हैं? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? चलो, तो अब एक व्हीकल लो और व्हीकल को जरा इसमें मूव कराओ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा व्हीकल था जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है। अब जब वो व्हीकल, अब ये सर्कुलर कर्व है तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर भी होगा। दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व। और जब ये व्हीकल हमारा इस सबमिट कर्व पे होगा तो आपको नहीं लगता है कि जब कभी भी कोई भी व्हीकल हमारा कर्व पाथ में मूव करता है तो उसमें एक प्यारा सा फोर्स लगता है जिसको आप बोल रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलिए। When any vehicle is moving on a curve path, it will be subjected to a centrifugal force. और what was the tendency of the centrifugal force? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी क्या थी? सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमेशा आपकी बॉडी को अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाना चाहता है। तो क्या जब हमारा व्हीकल इस सबमिट कर्व में मूव कर रहा होगा तो इस पे लगने वाला जो P फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, यस और नो? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? लेकिन हमारे जब ये व्हीकल इस कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो इसका वेट का कंपोनेंट जो है, वेट जो है W इज इक्वल टू mg, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। व्हीकल का जो सेल्फ वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हीकल जब कर्व पाथ में मूव कर रहा है, सबमिट कर्व में मूव कर रहा है,
तो उस पे लगने वाला, उस पे डेवलप होने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। तुम्हें नहीं लगता है, और ये फोर्स तो यहां पर भी लग रहा था। तो जब हमारा व्हीकल सबमिट कर्व में मूव कर रहा है, जब हमारा व्हीकल सबमिट कर्व में मूव कर रहा है, तो जब हमारे व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है या डेवलप हो रहा है, तो हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि P फोर्स और W फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। मानते हो कि नहीं? बिकॉज द P फोर्स एंड द W फोर्स आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, जिसकी वजह से इस कर्व वाली सिचुएशन पे, जिसकी वजह से इस कर्व वाली सिचुएशन पे P फोर्स हमारे व्हीकल को कुछ खास डिस्कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये P फोर्स हमारे व्हीकल के लिए कोई खास डिस्कंफर्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए हमारे व्हीकल का वेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पहले से ही काम कर रहा है। तो क्यों नहीं P फोर्स की वजह से डिस्कंफर्ट हो रहा है सबमिट कर्व में? ये बात क्लियर हो गई सभी को? एक बार कंफर्म कर देना। ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ये बात सभी को क्लियर हो गई? यस और नो? दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। तो जब ये P फोर्स किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, तो वाई वी विल कंसीडर दिस कंडीशन फॉर द डिजाइनिंग। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि सर सबमिट कर्व की जो डिजाइनिंग होती है वो बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया होती है। तो भैया ये तो पहले से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रोड स्ट्रेट हो, हॉरिजेंटल कर्व हो, वर्टिकल कर्व हो, रोड कैसी भी हो, बट उस रोड पे विजिबिलिटी तो हमेशा होनी चाहिए प्रॉपर ना। देयर शुड बी सफिशिएंट विजिबिलिटी इन एनी टाइप ऑफ द रोड। तो अगर आपका व्हीकल वर्टिकल कर्व में मूव कर रहा है, सबमिट कर्व में मूव कर रहा है, तो यहां पर भी विजिबिलिटी होगा। अब ये जो शेप आपने बोली आइडियल शेप, ये रिलेटेड है विजिबिलिटी से। देखो, एज द रेडियस ऑफ दिस कर्व इज कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर रेडियस इसकी फिक्स है तो इसका कर्वेचर जो होगा वो भी फिक्स होगा। If the radius is not changing, curvature will also not change. अगर हमारे किसी भी कर्व की रेडियस चेंज नहीं हो रही है तो कर्वेचर भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी कर्व की रेडियस चेंज हो रही है, अगर किसी कर्व की रेडियस चेंज हो रही है तो उसका कर्वेचर भी चेंज करेगा। अगर किसी कर्व की रेडियस चेंज हो रही है तो उसका कर्वेचर भी चेंज करेगा। यस और नो? द कर्वेचर विल ऑल्सो चेंज। मानते हो कि नहीं? तो फायदा क्या होता है कि जब सर्कुलर कर्व में क्योंकि कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हीकल हमारा किसी भी पोजीशन पे हो, व्हीकल हमारा किसी भी पोजीशन पे हो, हमेशा उसे एक सेम डिस्टेंस विजिबल होगी ड्यू टू द कांस्टेंट कर्वेचर। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, द व्हीकल, द ड्राइवर विल एबल टू सी अ फिक्स डिस्टेंस। मानते हो कि नहीं? देखो, रटना नहीं, कितना रटोगे, बहुत सारी चीजें याद नहीं कर पाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें याद करनी होती तो वो याद करनी है, पर जिनको जहां तक मैक्सिमम हम समझ सकते हैं उनको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है? बोलो भाई। तो क्योंकि इसका सर्कुलर कर्व का रेडियस फिक्स है, जिसकी वजह से इसका कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, और कर्वेचर चेंज ना होने की वजह से जब हमारा व्हीकल इस कर्व पे मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट से उसको फिक्स डिस्टेंस विजिबल है। और यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर कर्वेचर अलग अलग है, तो कभी व्हीकल की विजिबिलिटी ज्यादा है और कभी व्हीकल की विजिबिलिटी कम है, क्योंकि कर्वेचर चेंज हो रहा है।
कर्वेचर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है। कर्वेचर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? बात समझ में आ गई बेटा सभी को? यस और नो? तो इसलिए, और आप ही बताओ ना, ऐसा कौन सा कर्व आप प्रेफर करोगे जहां पर हर थोड़ी थोड़ी देर में आपकी विजिबिलिटी कम ज्यादा हो रही है? तो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर वो ज्यादा कंफर्टेबल है कि हमें एक फिक्स विजिबिलिटी मिले। बार बार अगर विजिबिलिटी चेंज होगी तो हमें डिस्कंफर्ट होगा। बार बार अगर विजिबिलिटी हमारी कम ज्यादा हो रही है तो एज अ ड्राइवर हमें डिस्कंफर्ट होगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि हमें एक सेम विजिबिलिटी, फिक्स विजिबिलिटी हर पॉइंट से मिले। इसलिए आपने बोला कि दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल शेप। इसलिए आपने सर्कुलर शेप को बोला कि दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल शेप फॉर द सबमिट कर्व। तो यहां पर बेटा दो बातें मैंने कंक्लूड करी, दो बातें आपसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। पहली बात जो थी रिलेटेड टू द शेप ऑफ द सबमिट कर्व, और दूसरी जो बात थी दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन क्राइटेरिया। पी फोर्स यहां पर हमें कोई खास डिस्कंफर्ट क्रिएट करा नहीं पा रहा है। पी फोर्स हमें यहां पर डिस्टर्ब कर नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट डटा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए इस पी फोर्स के लिए अलग से हमें कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात सभी को? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बताओ, ये पूरी कहानी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है, अब ये पढ़ लो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जनरली देयर इज नो प्रॉब्लम of discomfort on the summit curve as the centrifugal force P is acting in the upward direction and the weight of the vehicle W is acting in the downward direction। इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की वजह से आपको कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा था। चाहो तो ये नोट कर लो, मेन डिस्कशन जो है इसको नोट कर लीजिए।
चलें आगे बातचीत करें बेटा। नोट कर लिया सभी ने? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? नोटेड। चलिए आगे बातचीत करते हैं। चलो भाई, अगला जनरल इक्वेशन फॉर द सबमिट कर्व। अभी आपने बोला कि सर सबमिट कर्व के केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्क्वायर पैराबोला यूज कर रहे हो। तो ये अगर जो आप सबमिट कर्व प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट विल बी द इक्वेशन, सो यू कैन रिलेट द वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर जनरल इक्वेशन की बात करें, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, तो दिस इक्वेशन यू नीड टू रिमेंबर कि दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द सबमिट कर्व, y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, वेयर अगेन यू नो n इज द डेविएशन एंगल, n इज द डेविएशन एंगल। और सबमिट कर्व के केस में डेविएशन एंगल को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। चलिए अगला डिस्कशन। अब एक यहां पे पूछ लेता कभी कभी आपसे, लोकेशन ऑफ द सबमिट पॉइंट। तो अब ये सबमिट पॉइंट होता क्या, पहले ये समझो। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द सबमिट कर्व, द हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी कर्व का, सबमिट कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को आप बोलते हो सबमिट पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपका कर्व प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल यू हैव प्रोवाइडेड अ सबमिट कर्व बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, and this curve is having the length as usual L. So how from the beginning what will be the location of the submit point? जहां से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, कर्व के स्टार्टिंग से इस सबमिट पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, ये फाइंड आउट आप कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो x विल बी इक्वल टू n1l डिवाइड बाई n1 प्लस n2, और n1 प्लस n2 कुछ और नहीं है, इट इज योर डेविएशन एंगल। तो n1 इज द फर्स्ट ग्रेडियंट और l इज द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। तो यहां से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि व्हाट विल बी द लोकेशन, दे विल प्रोवाइड यू द ग्रेडियंट, दे विल प्रोवाइड यू द लेंथ, और उसके बेसिस पे, ग्रेडियंट के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द डेविएशन एंगल, एंड डायरेक्टली यू नीड टू टेल अबाउट द व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द सबमिट कर्व। सबमिट कर्व की लोकेशन क्या होगी, इस पे आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सबमिट कर्व एंड द लोकेशन ऑफ द सबमिट पॉइंट, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। सर जब कभी भी हम कोई भी सबमिट कर्व डिजाइन कर रहे हैं, जब कभी भी हम कहीं पे भी सबमिट कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सबमिट कर्व की लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। तो देखो जरा, दो कंडीशन है, और जितनी भी डिजाइनिंग आप करने वाले हैं, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऑलवेज वी विल डिजाइन द सबमिट कर्व बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ओनली। सबमिट कर्व के केस में किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P, सो आवर डिजाइनिंग विल बी बेस्ड ऑन, our designing of submit curve will be based on the side distance criteria only। तो केवल साइड डिस्टेंस से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, our designing will be based on the side distance criteria only। चलें आगे बातचीत करें, बोलो भाई। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हैं। तो एज पर IRC यू कैन डिजाइन द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। पहला केस है व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। अब दिस साइड डिस्टेंस में बी एनी साइड डिस्टेंस। ये साइड डिस्टेंस आपकी SSD हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी OSD हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी ISD हो सकती है, ये साइड डिस्टेंस आपकी HSD हो सकती है। बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले भी हम लोग। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, तो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको लिख देता हूं। तो लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस।
दो कंडीशन है, तो लेंथ यू कैन फाइंड आउट विल बी इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, और यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा L विल बी इक्वल टू 2s माइनस दिस इज गोइंग टू बी 2 अंडर रूट कैपिटल एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो सारे टर्म वही हैं बट सीक्वेंस चेंज हो गया है, सारे टर्म वही हैं बट सीक्वेंस चेंज हो गया। तो दीज आर द फॉर्मूला जिनकी हेल्प से आप सबमिट कर्व की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे जरा यहां पर टर्म समझ लेते हैं। एल आप एज यूजुअल जानते हैं, एल इज द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। एल जो है यहां पर सबमिट कर्व की लेंथ है जिसको आप फाइंड आउट करेंगे इन मीटर में। एन इज द डेविएशन एंगल, एन जो है वो हमारा डेविएशन एंगल है। एस जो है यहां पर साइट डिस्टेंस है, और ये साइट डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, एस एस डी, ओ एस डी, आई एस डी, एनी साइट डिस्टेंस। कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल अबव द रोड सरफेस, ये हो गया कैपिटल एच। एंड स्मॉल एच इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने साइड डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट किया था, जब हम लोगों ने साइड डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट किया था और लास्ट में एक मैंने टेबल बताई थी, अगर आपको याद हो, और मैंने बोला भी था इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे जब रोड के वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करेंगे। तो जब आपने एसएसडी कैलकुलेट किया था तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। एसएसडी कैलकुलेशन के लिए कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू को कितना कंसीडर किया था। सिमिलरली जब हम लोगों ने ओएसडी या फिर आईएसडी की बात की थी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की बात की थी, उस केस में कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये वही कैपिटल एच और स्मॉल एच हैं। अगर मैं यही केस ले लेता हूं व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो अगर मैं ये फॉर्मूला एसएसडी के लिए लिखूं तो ये आ जाएगा L विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 4.4, क्योंकि कैपिटल H की वैल्यू आपने ली थी 1.2 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू ली थी 0.15 मीटर। याद आया? बिल्कुल विवेक की वैल्यू, आंसर बिल्कुल सही है। अगर यही फॉर्मूला आप OSD और ISD के लिए लिखेंगे तो अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं L विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, NS स्क्वायर अपॉन 9.6, और इस फॉर्मूले के लिए कैपिटल H और स्मॉल h दोनों की वैल्यू आपने ली है वो है 1.2 मीटर। तो कुछ नहीं करा, यहां पर कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू पुट करिए तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्मूलों को डायरेक्टली याद मत करिए। देखो फॉर्मूला तो याद करना ही है, तो इट विल बी बेटर कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, आप मेन फॉर्मूले को याद रखें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जनरली कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू तो IRC ने डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ली है ये आपको पता है, लेकिन सवाल में कल को ऐसा भी हो सकता है कि इन द प्रॉब्लम दे मे कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल h। नहीं हो सकता है? अगर सवाल में उन्होंने मेंशन कर दिया कि हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल लेट्स से 1.5 मीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दैट इज 0.5 मीटर है, और उस केस में अगर आपने इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर हो जाएगा गलत। तो ऐसा चांस है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट इट मे बी पॉसिबल कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन में इन वैल्यूज को चेंज कर दें, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आपकी कैपिटल H और स्मॉल h की। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले आपने निकाले हैं ये आए हैं बेस्ड ऑन द कैपिटल H एंड स्मॉल h वैल्यू। ये कैपिटल H और स्मॉल h वैल्यू के बेसिस पे हैं। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि जस्ट गो विद दिस फॉर्मूला। जो भी वैल्यू सवाल में दी जाएगी
कैपिटल एच और स्मॉल एच की, वी कैन यूज दैट वैल्यू, उन वैल्यू के बेसिस पे हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा? बोलो। तो जनरली सवाल में ये कंडीशन जो होती हैं वो मेंशन होती हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है। इफ इन केस अगर सवाल में कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है, तो हमेशा हम लोग इस कंडीशन को एज्यूम करके अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस कंडीशन को एज्यूम किया, क्वेश्चन में साइड डिस्टेंस दी गई है 120 मीटर, तो साइड डिस्टेंस के बेसिस पे आपने सारी चीजें निकाल के यहां से लेंथ निकाली और लेंथ आ रही 100 मीटर। अगेन ध्यान से सुनना, आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं थी तो आपने कंडीशन एज्यूम कर ली, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। जैसे ही आपने कंडीशन एज्यूम की, उस कंडीशन के बेसिस पे आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया और यहां से जो फाइनल वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो आ रही है 100 मीटर लेंथ ऑफ कर्व की। आपको नहीं लगता कि आपका जो बेसिक एजम्पशंस था वही फेल हो गया? आपने फॉर्मूला ये अप्लाई किया है केवल इस बेसिस पे कि लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि सवाल में जो साइड डिस्टेंस दी गई है 120 मीटर और यहां से जो लेंथ आप निकाल रहे हैं वो आ रही है 100 मीटर, तो 100 मीटर आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि वो आपके बेसिक एजम्पशन वाली कंडीशन को ही फेल कर दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? बोलो बेटा। तो फिर ये अगर एजम्पशन फुलफिल नहीं होगा देन वी विल गो फॉर द सेकेंड कंडीशन। तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन एज्यूम द कंडीशन नंबर 1। अगर पहले ही अटेम्प्ट में हमारी एजम्पशन जो था वो वैलिड है तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये अप्रोच रहने वाली, बट जनरली क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो क्या अप्रोच होगी वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बोलो मेरे लाल। तो यहां पर लगभग लगभग हम लोगों ने सबमिट कर्व की सारी बातचीत कर ली है। तो आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप द इंटायर डिस्कशन रिलेटेड टू द सबमिट कर्व इज क्लियर टू एवरीवन। तो पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या था, हाउ वी कैन कैलकुलेट द, हाउ वी कैन डिजाइन द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, what will be the design criteria for designing the length of the summit curve. I hope all these points are clear to everyone. ये सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? ये सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? अरे बोल दो। नहीं बोलोगे? अरे बोल दो भाई। एनी डाउट टू एनीवन? सॉरी।
चलें फिर आगे बातचीत करें। तो काफी हद तक हम लोग बातचीत कंप्लीट कर चुके हैं वैली कर्व के बारे में भी। जैसे वैली कर्व का फॉर्मेशन क्या होगा सब बता दिया तुम्हें। वैली कर्व का फॉर्मेशन क्या होगा, एक नेगेटिव ग्रेडियंट एक पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट करेगा, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट दूसरे पॉजिटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट करेगा, तब भी ये वैली कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है। एक नेगेटिव ग्रेडियंट दूसरे नेगेटिव ग्रेडियंट से कनेक्ट कर रहा है तो भी वैली कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है। पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। जैसे अभी आपने बोला था डेविएशन एंगल, सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू कैन डिफाइन द डेविएशन एंगल। इन द केस ऑफ वैली कर्व के केस में ये डेविएशन एंगल क्या होता है, इट इज द मॉड वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। जो भी ग्रेड्स हैं उनके एल्जेब्रिक डिफरेंस की मॉड वैल्यू, दैट विल बी द दैट इज गोइंग टू बी योर that is going to be your your deviation angle in the case of valley और sag curve। तो सबमिट कर्व के केस में केवल आपने एल्जेब्रिक डिफरेंस फाइंड आउट किया था टू गेट द वैल्यू ऑफ n, लेकिन वैली कर्व के केस में यू नीड टू टेक द मॉड वैल्यू। इतना सा फर्क है। चलो जरा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर केस में अगर वैली कर्व है या सैग कर्व है तो पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल लाई बिलो द कर्व। देखो इन ऑल द केसेस ऑफ द वैली कर्व और सैग कर्व, इन ऑल द केसेस ऑफ द वैली कर्व और सैग कर्व एज यू कैन सी द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन इज लाइंग बिलो द कर्व। पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो है वो बिलो द कर्व लाई कर रहा है। दूसरा वैली कर्व जो होगा इसकी शेप की अगर बात करें तो कॉनकेव अपवर्ड होगा और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड शेप होगा। द वैली कर्व विल हैव द कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। यस, जनरली देयर इज अ प्रॉब्लम, ये पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगा कि पी फोर्स की वजह से यहां पर डिस्कम्फर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो क्यूबिक पैराबोला जो है इसके लिए प्रेफर्ड शेप है। तो प्रेफर्ड शेप सजेस्टेड शेप की हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर ली है, लेकिन आईआरसी ने बोला ज्यादा लोड मत लो। जैसा स्क्वायर पैराबोला आप डिजाइन कर रहे थे ना सबमिट कर्व में, जैसा स्क्वायर पैराबोलिक शेप आप प्रोवाइड कर रहे थे सबमिट कर्व में, वैसे ही वैली कर्व की शेप भी प्रोवाइड कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आपको ये होने वाला है कि फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल, जैसा आपको पता है फॉर द स्मॉल डेविएशन एंगल इन सभी कर्व का बिहेवियर लगभग सेम होगा। तो एक पॉइंट हमारा जो यहाँ डिस्कशन का बनता है उसको जरा मैं यहाँ पे समझा देता हूं। देखो डिजाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं कि सर जब हम वैली कर्व डिजाइन कर रहे होंगे तो उसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या होगा। आओ देखो, तो ये एक रोड थी, ये एक वैली कर्व था और फिर ये एक रोड है। ठीक है, व्हीकल तुम्हारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अगर ये कर्व है तो इसका सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, यस और नो। और जब हमारा व्हीकल इस कर्व में आएगा, मान लो कर्व व्हीकल हमारा यहां पर है इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे यहां पर इस व्हीकल का सेल्फ वेट तो काम कर ही रहा होगा। मानते हो कि नहीं? तुम्हें नहीं पता है क्या कि जब कभी भी हमारा व्हीकल किसी भी कर्व पाथ में मूव करता है, whenever our vehicle will move on a curve path, whenever our vehicle will move on a curve path, it will be subjected to, ये subjected होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इस पे एक्ट करेगा। and what will be the tendency of the centrifugal force P? साफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की जो टेंडेंसी होती है that will try to move your body away from the center, सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगी। तो आपको नहीं लगता कि जब आपका व्हीकल एक वैली कर्व या सैग कर्व में मूव कर रहा है तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है।
इन दैट केस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डेवलप्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा था जो कि था आपका सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल। मतलब अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों ही फोर्स काम कर रहे हैं। द सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल W एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P बोथ विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब इस कर्व के केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा? अब इसको बैलेंस करने के लिए तो कोई है नहीं। अब इस P फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो दोनों ही फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इट विल क्रिएट द डिस्कम्फर्ट टू आवर व्हीकल। अब हमारे व्हीकल को या ड्राइवर को जब वो वैली कर्व के केस में मूव कर रहा होगा तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की वजह से डिस्कम्फर्ट होगा। मानते हो या नहीं? देख लो, मानते हो या नहीं? देयर विल बी डिस्कम्फर्ट ड्यू टू दिस फोर्स P इन द केस ऑफ वैली कर्व। सबमिट कर्व के केस में ये डिस्कम्फर्ट इसलिए नहीं हो रहा था, सबमिट कर्व के केस में ये डिस्कम्फर्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ये दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर P जो है दैट विल क्रिएट द डिस्कम्फर्ट। यहां पर P जो है वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने में सफल हो गया। तो भैया अगर P फोर्स की वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो डिजाइनिंग के टाइम पे इसका हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। यस और नो? तो वाइल डिजाइनिंग द कर्व वी नीड टू पे द अटेंशन फॉर दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। और भी कोई डिजाइन क्राइटेरिया है क्या? हाँ बिल्कुल है, देखो। तो एक तो बात आपने बोली कि सर कंफर्ट क्राइटेरिया है, ड्रेनेज का ध्यान रखना, अदरवाइज वैली कर्व के केस में प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा तो भी दिक्कत है। रोड में अगर पानी भर जाएगा, ये वैली वाली जो लोकेशन है यहां पर पानी भर जाएगा तो भी व्हीकल को डिस्कम्फर्ट होगा। तो ड्रेनेज का ध्यान रखना है क्योंकि स्लोप इस तरीके से है कि वहां पर वाटर का स्टोरेज हो सकता है, देखने में कर्व ठीक लगे। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि भैया कोई भी रोड हो, सबमिट कर्व हो, वैली कर्व हो, स्ट्रेट रोड हो, कर्व रोड हो, हर रोड पे सबसे इंपॉर्टेंट है साइड डिस्टेंस। मानते हो कि नहीं? किसी भी तरीके की कोई भी रोड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हर तरीके की रोड में आपको विजिबिलिटी का तो ध्यान रखना है। और जब बात आती है साइड डिस्टेंस की तो हमने पढ़ी थी 4 तरीके की साइड डिस्टेंस। याद करो, हमने पढ़ा था SHD के बारे में, हमने पढ़ा था OHD के बारे में, हमने पढ़ा था ISD के बारे में और हमने पढ़ा था HHD के बारे में। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वैली कर्व में सबसे क्रिटिकल कंडीशन क्या है? सारी ही साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट, आई एग्री। बट अगर मैं क्रिटिकल साइड डिस्टेंस की बात करूं तो इन द केस ऑफ वैली कर्व, पहले जब हम लोगों ने HHD भी डिस्कस किया था तो भी वहां पर देखा था कि वैली कर्व के केस में ड्यूरिंग द नाइट आवर्स द मोस्ट क्रिटिकल जो साइड डिस्टेंस होगी, जो विजिबिलिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द HHD। तो सारी ही साइड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमारा व्हीकल जो है इस कर्व में HHD हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया से सेफ है तो बाय डिफॉल्ट वो सारी साइड डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। मानते हो कि नहीं? तो वी आर डिजाइनिंग फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी क्रिटिकल कंडीशन है दैट वी आर कंसीडरिंग फ्रॉम द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बेटा? तो यहां पर मेन जो 2 क्राइटेरिया हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व को डिजाइन करने के, वो हैं एक हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया और दूसरा है कंफर्ट क्राइटेरिया। और आपको पता है जब कभी भी किसी भी चीज को डिजाइन करने के मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं तो वी विल ट्राई टू फुलफिल बोथ द क्राइटेरिया। जैसे यहां पर 2 क्राइटेरिया हैं तो हम कर्व इस तरीके से डिजाइन करेंगे जो इन दोनों के दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए, जो इन दोनों के दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। यस, सो वी विल अप्लाई
द बोथ द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। लेकिन प्रैक्टिकली तो फील्ड में एक ही लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं ना, तो वो जो प्रोवाइडेड लेंथ होगी, जो डिजाइन लेंथ होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ लेंथ दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बोथ द क्राइटेरिया। तो यहां पर हमें अपनी लेंथ को दो क्राइटेरिया से निकालना पड़ेगा। एक हम निकालेंगे बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, और दूसरा निकालेंगे बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया। इन दोनों में से जो भी लेंथ मैक्सिमम लेंथ होगी, दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एज द फाइनल लेंथ ऑफ द वैली कर्व। क्लियर है? डिजाइन क्राइटेरिया की कहानी सभी को क्लियर है? बोलिए बेटा। द डिस्कशन अबाउट द डिजाइन क्राइटेरिया इज क्लियर टू एवरीवन? The discussion about the design criteria is clear to everyone? यहां तक के डिस्कशन में अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेरी है तो पूछ लो। और अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, तो देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम ये लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट विल बी द लेंथ ऑफ द वैली कर्व और सैग कर्व। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसा अभी हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए थे, तो पहले एचएचडी क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एचएचडी, और दूसरी पॉसिबिलिटी इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन एचएचडी। सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस। तो दोनों ही केस में क्या फॉर्मूला है देख लो। तो दैट विल बी इक्वल टू एल विल बी इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 2h प्लस 2s10 अल्फा। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। और इन्हीं सब टर्म को हम लोग रीअरेंज कर देंगे। एल विल बी इक्वल टू 2s माइनस 2h प्लस 2s10 अल्फा डिवाइड बाई n। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड फॉर्मूला। अब यहां पर हो सकता है कुछ टर्म हो जो आपको परेशान कर रहा हूं। चलो, तो टर्म की बात कर लेते हैं, क्या क्या टर्म है। तो L इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व। H हो गया HHD, N हो गया डेविएशन एंगल, N हो गया डेविएशन एंगल जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब यहां पर स्मॉल h क्या है? एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट। इसकी वैल्यू अगर पता हो तो बता दो। तो एज पर आईआरसी हम लोगों ने बात किया था कि एवरेज हाइट जो होती है हेडलाइट की अबव द रोड सरफेस, दैट विल बी 0.75 मीटर। अल्फा क्या है? अल्फा इज द बीम एंगल। अल्फा इज द बीम एंगल और इसकी वैल्यू होती है 1 डिग्री। ये भी हम जानते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर हम इस स्मॉल h और अल्फा की वैल्यू पुट करें, तो इसी केस की बात कर लेते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन HHD, तो दिस फॉर्मूला विल कम एज लेंथ विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू s। ये फॉर्मूला आ जाएगा जब आपने h की वैल्यू को पुट कर दिया है 0.7 मीटर एंड अल्फा यू हैव कंसीडर्ड एज 1 डिग्री। अल्फा की वैल्यू को आपने कंसीडर कर लिया है 1 डिग्री। व्हेन यू हैव कंसीडर्ड अल्फा एज 1 डिग्री, बोलिए बेटा।
तो अगर आप h की वैल्यू को 0.75 पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू को 1 डिग्री पुट करेंगे, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। बट फिर से वही बात है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन फॉर्मूलोज के साथ जाइए। व्हाट आई विल रिकमेंड, फॉलो दिस फॉर्मूला। क्यों? दे कैन चेंज इन द क्वेश्चन, दे कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल h एंड अल्फा। तो अगर स्मॉल h और अल्फा की वैल्यू चेंज कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है। और बात वही है कि अगर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, अगर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप पहले कंडीशन एज्यूम करेंगे। उस केस में पहले आप क्या करेंगे? कंडीशन को एज्यूम करेंगे, और उसके बाद वो कंडीशन का जो एजम्पशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी आपको चेक करना है। क्लियर है बेटा? तो ये फाइनल लेंथ नहीं निकाली आपने, दिस इज द लेंथ ऑफ द वैली कर्व दैट यू हैव कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द HHD क्राइटेरिया ओनली। अभी तो एक क्राइटेरिया और है, अभी तो एक क्राइटेरिया और है, ये तो डिस्कस कर लिया। चलो तो इसकी डायरेक्टली बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया, और कंफर्ट क्राइटेरिया की अगर बातचीत करते हैं बेटा, तो लेंथ ऑफ द वैली कर्व विल बी इक्वल टू 2√NV³ बाई C। या फिर अगर आप C की वैल्यू को 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब ले लेंगे तो LV विल बी इक्वल टू 0.38√NV³। दिस विल बी इक्वल टू 0.36√NV³। जस्ट अ मिनट। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहां पर यूनिट्स को चेंज कर दिया मैंने। यहां पर ये जो V है बेटा वो kmph में है, और यहां पर ये जो V है वो मीटर पर सेकेंड में है, ये ध्यान रखना है। तो आपका जो मेन आपका फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू 2√NV³ बाई C। C के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके। C होता था हमारा जर्क, याद है? C होता था जर्क। तो जनरली रोड के केस में जो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि C की जो वैल्यू होती दैट विल वेरी फ्रॉम 0.5 टू 0.8। तो जनरल डिजाइनिंग के लिए C की जो वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं दैट वी आर कंसीडरिंग एज 0.86 मीटर पर सेकेंड क्यूब। बट फिर से वही बात है कि अगर सवाल में किसी और पर्टिकुलर C वैल्यू को दे दिया गया और आपने C को एज्यूम कर लिया 0.6 और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आई विल रिकमेंड गो विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो भी वैल्यू होगी C हमें निकालना आता है। एस पर IRC C की वैल्यू क्या होती थी? 80/75 प्लस कैपिटल V। और यहां पर भी ये जो V होता था वो इन kmph होता था। यहां पर भी ये जो V होता था वो इन kmph होता था। तो अब आपने दोनों क्राइटेरिया की हेल्प से लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकाल ली। अब इनमें से जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी दैट वी विल कंसीडर एज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वैली कर्व, वी विल कंसीडर एज द फाइनल डिजाइन लेंथ। तो सबमिट कर्व की डिजाइनिंग आपने करी है बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ओनली, और वैली कर्व की डिजाइनिंग आपने करी है साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया और कंफर्ट क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे अब वैली पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था सबमिट पॉइंट के केस में
कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द सबमिट पॉइंट, उसकी पोजीशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। सिमिलरली व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द वैली पॉइंट, वैली पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, इसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, दिस इज गोइंग टू बी द, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द वैली पॉइंट। और जो क्यूबिक पैराबोला आपने बोला सर यूज करेंगे, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द क्यूबिक पैराबोला इन द केस ऑफ वैली कर्व। तो जनरल इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ द सबमिट पॉइंट और द लोकेशन ऑफ द वैली पॉइंट, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। पता हो गई ये बातें सभी को, पता हो गई ये बातें सभी को, यस और नो? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। So in this way बेटा we have completed our discussion for the design of the summit curve and valley curve। तो जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट था वो सब तो हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। ऑल द कंसेप्चुअल पार्ट रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द समिट कर्व एंड द वैली कर्व दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर द गेम। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व। ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के आते रहते हैं। These type of the question frequently you will get in 2 marks in your GATE exam। तो मेरी तो एज यूजुअल वही इच्छा है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। Everyone try to solve this question at your own। बट मैं भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट बिफोर दैट आई वांट यू ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपके पास नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, और उसके बाद फिर बातचीत स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 3 दैट विल बी द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। कहानी क्लियर है भाई? तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। वी विल हैव द डिस्कशन फर्स्ट, बट बिफोर दैट प्रोवाइड 5 to 10 मिनट, जो भी टाइम आपको लग रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? वी विल ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास, क्लास में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर सही आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अरे हो जाएगा सवाल, बोलो भाई। सभी लोग ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को, यस और नो? सभी लोग ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को, यस और नो? चलिए बिल्कुल सभी लोग ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बातचीत को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सभी लोगों ने आज की क्लास को और आज के टॉपिक को भी उतना ही अच्छे से एंजॉय किया, और ऑलमोस्ट यस एक्सेप्ट फ्रॉम द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के डिस्कशन के अलावा अगर बातचीत करें तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके अलग अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, इसकी बातचीत हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो दैट विल बी द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। That will be the traffic engineering। So we are going to start the traffic engineering in the next class। तो everyone do join the class on the time,
ये चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। सभी लोग बेटा क्लास को ज्वाइन कर लेंगे टाइम पे, ताकि इफेक्टिवली हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।